Jai Hind everyone. Now I welcome you to the lecture 10 of economics. यहाँ पर हम CDS एंड CAPF AC के इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं. ठीक है. अभी तक हमने काफी सारा कवर कर लिया है. इससे लास्ट हमने बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग रिफॉर्म्स और उसके साथ साथ फंक्शंस ऑफ द आरबीआई के बारे में पढ़ा है. अब आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के सारे कंसेप्ट. सबसे पहले हमें ये समझना है कि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली होती क्या है. मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब वो पॉलिसी मेजर्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, है ना. गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे केस में आरबीआई के द्वारा लिए जाते हैं, और जिससे क्या किया जाता है, जिससे इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाता है हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई का. अब मनी सप्लाई के कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस की बात कर रहे हैं. मनी सप्लाई के बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं, लाइक उस मनी की अवेलेबिलिटी कितनी है भाई, है ना. और उसके साथ साथ साइज कितना है, रेट कितना है ग्रोथ का, ये भी देखा जाता है भाई हमारी इकोनॉमी की. तो ये सब आपके मनी सप्लाई से रिलेटेड रहते हैं. अल्टरनेटिवली कुछ इकोनॉमिस्ट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाई एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा नेशन की मनी सप्लाई को मैनेज किया जाता है ताकि स्पेसिफिक गोल्स को अचीव किया जा सके, जैसे कि इन्फ्लेशन को काबू में लाना, कंस्ट्रेनिंग द इन्फ्लेशन. ठीक है. हायर ग्रोथ रेट्स जो रहती हैं उनको अचीव करना, इसके साथ साथ फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना, वगैरह वगैरह. जनरली ऑल अक्रॉस द ग्लोब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंकिंग बॉडी के द्वारा अनाउंस की जाती है किसी भी कंट्री में. जैसे कि भाई इंडिया में आरबीआई करती आई. ठीक है. तो ये आरबीआई की ड्यूटी हो जाती है कि लेजिटिमेट क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो रही हैं. मतलब जो आपकी क्रेडिट लोगों की लोन चाहिए लेकिन वो लेजिटिमेट नीड्स है वो पूरी हो रही हैं. और सेम क्रेडिट एट द सेम टाइम जो भाई क्रेडिट है हमारा, उसको अनप्रोडक्टिव और स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए यूज नहीं किया जा. कि इसको हम जो है दो ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. मॉनेटरी पॉलिसी को दो ब्रॉड पार्ट में डिवाइड किया जाता है. एक तो आपका आ जाता है एक्सपेंशनरी, ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एक्सपेंड होने वाली. और दूसरी तरफ आ जाती है आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी, यानी कि सिकुड़ने वाली, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. तो दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी आती है, एक्सपेंशनरी आती है, कॉन्ट्रैक्शनरी आती है. अल्टरनेटिवली इनको जो है चीप मनी पॉलिसी और इसको डियर मनी पॉलिसी भी कहा जाता है. अब अगर हम एक्सपेंशनरी की बात करते हैं तो इससे मार्केट में मनी की सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है ना. क्यों? क्योंकि जो क्रेडिट है आपका, क्रेडिट की जो सप्लाई है वो काफी अच्छे तरीके से अवेलेबल होती है, इजीली अवेलेबल होता है भाई क्रेडिट. सीधी सी बात है ना. मनी जो आपका ऐसी पॉलिसी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसको कहा जाता है चीप मनी. तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी तब यूटिलाइज की जाती है जब इकोनॉमी है हमारी रिसेशन के थ्रू जा रही हो, है ना. रिसेशन हो, रिसेशन के साथ साथ लोअर लेवल ऑफ ग्रोथ होता है, वो भी इसके साथ ही साथ चलता है. प्लस आपके हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी होते हैं भाई, बेरोजगारी बहुत बड़े तौर पर होती है. ऐसा सिनेरियो आपका 2008-2009 में आया था जब पूरा का पूरा वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया इन्होंने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया ताकि स्लो डाउन हो जो रिसेशन आया था उसको काउंटर किया जा सके. लेकिन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे रिस्क आते हैं. अब रिस्क में क्या आता है भाई, खतरे सिंपल से आते हैं. जब मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा तो इन्फ्लेशन तो बढ़ ही जाएगा ना. सबके हाथ में पैसा आ गया, सबको भाई आपने लोन दे दिया, तो भाई क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया. इसके साथ साथ एक टाइम लैग भी आ जाता है कि भाई जब आप पॉलिसी आपने अनाउंस की है और जब पॉलिसी इकोनॉमी में इफेक्ट लेती है ना, तो भाई क्या होता है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसके डिजायर्ड इम्पैक्ट इकोनॉमी में ग्रोथ के टर्म्स में कई बार नहीं हो सकते. कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में दूसरी तरफ क्या होता है कि भाई इसमें जो मनी सप्लाई है आपकी वो मार्केट में रोक दी जाती, डिक्रीज कर दी जाती. ठीक है. और जब डिक्रीज कर दी जाती है तो फिर इसको यूज किया जाता है ताकि, क्योंकि इन्फ्लेशन ये जो बढ़ चुका था ना, अब इस इन्फ्लेशन को काबू में लाना है. तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए भी मार्केट में पैसे की सप्लाई कम कर दी. कम लोगों के पास में पैसा रहेगा तो मतलब मार्केट से पैसा धीरे धीरे खींच लिया जाएगा. एक और खींचने का तरीका होता है, वो ये रहता है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो आपकी बढ़ा दी गई. भाई बैंक में पैसा जमा कराओ तो तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, है ना. तो भाई इससे क्या होगा, लोग ऑटोमेटिकली खर्च कम करेंगे और पैसा बैंक में जमा कराएंगे.
अब ऑब्जेक्टिव्स क्या आ जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? ट्रेडिशनली देखो भाई, बहुत अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं पूरी मॉनेटरी पॉलिसीज के, अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से, अलग अलग टाइम में। कंट्रीज अलग अलग टाइम में, अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशंस में अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेके चलती हैं। लेकिन जो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का होता है वो सिलेक्ट किया जाता है मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है? किस चीज को गिवे रखते हैं? ये स्पेसिफिक कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स देखते हैं इकोनॉमी, है ना। अब अगर हम इंडिया जैसे विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये रहता है कि भाई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो स्टेबिलिटी वाली होनी चाहिए, है ना। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना इनका एम हो जाता है, और इन्फ्लेशन वगैरह नहीं होने देना, ये इनका एम हो जाता है। अगर हम इनके स्पेसिफिक करके मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, जैसे सबसे पहले आपका आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ को देख लेते हैं सबसे पहले, इकोनॉमिक ग्रोथ के कंसेप्ट में क्या रहता है। तो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इन्फ्लुएंस करती है। कैसे इन्फ्लुएंस करती है भाई? हम या मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा जो रियल इंटरेस्ट रेट्स होती हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। अभी मैंने आपको जो बताया, है ना, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल किया जाता है, और इसका रिजल्टेंट जो इम्पैक्ट होता है वो आपको देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट, है ना। जैसे कि आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने बोला कि हम तो चीप क्रेडिट पॉलिसी अपना रहे, है ना। हमने क्या कर दिया, हमने इंटरेस्ट जो रेट्स है इनको रिड्यूस कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट लेवल जो इकोनॉमी में है वो आपका इनकरेज किया जा रहा है, क्योंकि भाई आपका इंटरेस्ट लेवल जब घटा दिया है तो फिर सीधी सी बात है, लोग ज्यादा लोन लेंगे। तो लोग जब ज्यादा लोन लेंगे तो फिर वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, है ना, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है। तो इस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, इस इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है, सीधी सी बात हो। दूसरी तरफ आ जाता है प्राइस स्टेबिलिटी। करंट रिजाइम जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या आ जाता है? बेसिकली देखा जाए, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि भाई इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमाइन करनी है। तो प्राइस स्टेबिलिटी क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं लो एंड स्टेबल ऑर्डर ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई की जो दर है वो एक लो और स्टेबल ऑर्डर पे रहे, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उनका सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि पैसे की जो वैल्यू है वो स्टेबल होनी चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है? तो डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनके लिए अगर हम बात करें, तो उनके लिए ऐसा एक इन्फ्लेशन थ्रेशोल्ड जो रहता है वो आपका कंसिडर किया जाता है तकरीबन 2% तक। भाई एक बार में जो है इन्फ्लेशन जो है 2% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है? जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थोड़ा सा हायर हो सकता है उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज के बेसिस। ठीक है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अगर हम बात कर लें, बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें, बैंक ऑफ जापान की बात करें, तो उन्होंने प्राइस स्टेबिलिटी को एक सिंगल ऑब्जेक्टिव हमारी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तौर पर डिटरमाइन किया है ना। ये कुछ प्रोमिनेंट बैंक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो जब इकोनॉमी हमारी रिसेशन से सफर कर रही होती है ना, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, ये आपकी इजी मनी पॉलिसी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई आपका पैसा मार्केट में ज्यादा देना देना है ना। लेकिन इसके साथ साथ क्या करना है आपको, इन्फ्लेटरी जो सिचुएशन हो रही है आ जाती है, उसको भी क्या करना है आपको, टैकल करना होता है। क्योंकि भाई हमारा जो डियर मनी पॉलिसी की वजह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बन गई थी, उसको भी टैकल करना होता है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की बात करते हैं। एक्सचेंज रेट किसी भी इकोनॉमी में अगर स्टेबल है, अगर हमारी एक्सचेंज रेट स्टेबल है, यानी कि करेंसी की वैल्यू ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रही है, तो इससे पता चलता है इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की वो भी स्टेबल है। मॉनेटरी पॉलिसी का एम होता है कि वो रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सचेंज रेट में बनाकर रखे। अब आरबीआई क्या करती है, इसको अल्टर करती है। आरबीआई फॉरेक्स जो रहता है भाई हमारा, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो रिजर्व जो रहते हैं उसको अल्टर करती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की डिमांड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, एक एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से रुपए की पैसा वैल्यू ज्यादा ना गिरे, है ना। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी एक पॉइंट आ जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी हमारी एक्सपेंशनरी है तो फिर क्या होगा, क्रेडिट की जो सप्लाई है वो आपकी मार्केट में इनकरेज की जाएगी, भाई बढ़ाया जाए इसको। इससे क्या होगा, आपके और ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे अलग अलग सेक्टर्स में। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। पहले इकोनॉमिस्ट क्या करते थे, फिजिकल पॉलिसी का जो रोल था उसको इकोनॉमिक इक्वलिटी में मेंटेन करने के लिए काफी सराहते थे, जस्टिफाई करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इकोनॉमिस्ट
लेकिन रिसेंटली इसमें इकोनॉमिस्ट ने ये ओपिनियन देना भी स्टार्ट कर दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको वो एक सप्लीमेंट्री रोल प्ले कर सकती है इन अटेनिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता लेने के लिए, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसीज क्या कर सकती है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, जैसे कि भाई हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ गई हमारी, ठीक है, विलेज इंडस्ट्रीज आ गई, और ये सब आ जाती है। इनको क्या किया जाता है, इनको चीपर क्रेडिट दिया जाता है, इनको लोन दिए जाते हैं, कम से कम लॉन्गर टर्म के लिए लोन दिए जाते हैं, है ना, और वो भी कम से कम ब्याज के दरों पे, इंटरेस्ट रेट्स पे। इससे क्या होता है कि इन सेक्टर्स को काफी सपोर्ट मिलता है और ये इमर्ज होके मतलब इमर्ज होते हैं। एडिशनली जो मॉनेटरी अथॉरिटी रहती है वो क्या करती है, वो बैंक्स को इस्टेब्लिश भी करती है, उनका एक्सपेंशन भी करती है, इंस्टीट्यूशंस को ऐसे रूरल एरियाज और बैकवर्ड्स एरियाज में सेटअप भी करवाती है। तो रिसेंट टाइम्स में मॉनेटरी पॉलिसी का जो रोल है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा रहा है और वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब इंडिया में जैसा हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, इनका नाम था सी रंगराजन, काफी सुना होगा मेरे ख्याल से आपने। इनके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी के ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स कौन से आ जाते हैं, तो रेगुलेट मॉनेटरी एक्सपेंशन सो एज टू मेंटेन अ रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, पहला ये आ जाता है। और दूसरा, टू इंश्योर एडिक्वेट एक्सपेंशन इन क्रेडिट टू असिस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब हमारे आ जाते हैं कुछ टूल्स, इन टूल्स के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट भी किया जाता है ना। यानी कि बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आरबीआई यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए यूज करता है। इनको जनरली हम दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं। पहले तो आ जाते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड। इन मेथड्स को डिटरमाइन किया जाता है, डिजाइन किया जाता है ताकि ओवरऑल जो वॉल्यूम है भाई हमारा क्रेडिट का पूरे देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इसमें से बहुत आ जाते हैं, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेस हो गए जो मनी मार्केट वगैरह में लगाए जाते हैं। तो इनमें से कुछ हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, कुछ को दोबारा से एक नए पर्सपेक्टिव के साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की। एसएलआर का मतलब होता है प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, अपने डिपॉजिट्स का वो हिस्सा, यानी कि प्रोपोर्शन, ठीक है, जो कमर्शियल बैंक्स किसके पास रख रहे हैं, आरबीआई के पास रख रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स के टोटल डिपॉजिट्स का वो हिस्सा है। सॉरी, आरबीआई के साथ नहीं, खुद के साथ, ठीक है। ये पैसा उन्हें खुद के पास कैश के फॉर्म में यानी कि लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, सबसे पहली बात ये। तो कमर्शियल बैंक इस पैसे का यूज क्या करते हैं, इस पैसे के यूज से वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं उनको खरीदते हैं, जिनको जीसेक्स कहा जाता है। तो एसएलआर एक तरफ क्या करता है, एक्सेस जो भाई लिक्विडिटी होती है ना, भाई एक्सेस का जो पैसा है जो हमारे बैंकिंग सिस्टम में दौड़ रहा है उसको साइफन ऑफ कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, खींच लेते हैं। और दूसरी तरफ ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू भी मोबिलाइज करते हैं। अब सीधी सी बात है ना, इनको ये पैसा खुद के पास रखना है, तो ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कैसे हो जाएगा, जब आप जी टैक्स खरीदते हैं, जी टैक्स खरीदने पर आप गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, है ना, बदले में गवर्नमेंट आपको जी टैक्स दे रही है और एक्सेस लिक्विडिटी इसी तरीके से खींची जा रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इस चीज के लिए एम्पावर्ड है कि भाई वो एसएलआर की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा दे। 40% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक्स के पास होता है उतना आरबीआई डिटरमाइन कर सकती है, उतने के लिए आरबीआई क्या है भाई हमारी अप्रूव्ड रहती है, वो ये काम आराम से कर सकती है। दूसरी तरफ हमारा आ जाता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR। ये आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ये क्या होता है भाई, ये होता है टोटल डिपॉजिट्स ऑफ अ बैंक इन इंडिया, जो कहाँ रखे जाते हैं, जो आरबीआई के पास रखे जाते हैं इन कैश फॉर्म, ठीक है। सीआरआर की जो डिपॉजिट्स होते हैं उनसे बैंक्स को कोई इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होता है। इनिशियली 3% की लोअर लिमिट रखी गई थी, 20% की अपर लिमिट रखी गई थी सीआरआर के लिए, लेकिन रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स किए गए और इन लिमिट्स को हटा दिया गया। अब आरबीआई जो है अपने हिसाब से, अपनी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से लिमिट को तय कर सकती है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको कई बार आया है, सीआरआर अगर हमारा हाई रहता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भाई कम पैसा अवेलेबल है बैंक्स की लैंडिंग के लिए, है ना। अब बैंक जो है वो लैंडिंग काफी कम करेंगे, क्यों,
क्योंकि ये पैसा हमको क्या करना है, आरबीआई के पास जमा कराना है। अब आरबीआई क्या करती है, आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देती है ना, आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देती है ताकि जो क्रेडिट है, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई सीआरआर को बढ़ा देती है। क्यों बढ़ा देती है, ताकि क्रेडिट को टाइट किया जा सके, है ना। और सीआरआर को कम कर देती है ताकि क्रेडिट को एक्सपेंड किया जा सके इकोनॉमी में, है ना। पैसा घटाना बढ़ाना आरबीआई ऐसे ही करती है। तो सीआरआर जो है मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट टूल आ जाता है, जो कि बहुत मतलब इसको सीरियसली मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, जिससे हम क्रेडिट और इन्फ्लेशन वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज आरबीआई क्या करती है, बेसिकली अपनी सिग्नलिंग पे वो करती है, रिलाई करती है ना, कि भाई पॉलिसी रेट्स जो आपकी रेपो और रिवर्स रेपो रेट्स वगैरह को मैनेज करना है, तो वो बैंक्स को सिग्नल कर देती है कि कब आपको पैसा मार्केट में बढ़ाना है, कम पैसा आपको मार्केट में कम करें। फिर आ जाता है बैंक रेट। बेसिक टर्म्स में देखा जाए तो बैंक रेट यानी कि वो इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई क्या कर रही है, प्रोवाइड करा रही है कमर्शियल बैंक्स को, है ना, कि भाई आप लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी हम आप लोगों को दे रहे हैं। अगर बैंक रेट में चेंज आ जाता है तो मार्केट रेट जो इंटरेस्ट होती है उनमें भी चेंज आ जाता है। अगर बैंक रेट आपकी बढ़ जाती है ना, तो इससे क्या होता है भाई, इससे आपकी इंटरेस्ट की जो रेट्स है वो भी बढ़ जाती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक रेट का क्या मतलब है, सीधा सा मतलब है कि भाई आरबीआई से आप पैसा उधार ले रहे हैं, कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार ले रहे हैं, है ना। और जो मतलब कि जो काम बैंक्स हमारे लिए करते हैं वही काम आपके कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ करते हैं, कि भाई हम बैंक से पैसा लेते हैं, बैंक उसमें अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। वैसे ही आरबीआई से कमर्शियल बैंक पैसा ले रहे हैं, और जिस रेट पे उनको वो पैसा मिलता है उसको बैंक रेट कहते हैं। अब अगर आरबीआई ने ये आपकी बैंक रेट बढ़ा दी तो कमर्शियल बैंक के लिए पैसा लेना एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो जब उनके लिए पैसा लेना एक्सपेंसिव हो जाएगा तो वो हमारी जो इंटरेस्ट रेट बैंक से है वो भी बढ़ जाएंगी, है ना। और कन्वर्सली अगर आपकी बैंक रेट को डिक्रीज कर दिया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो इंटरेस्ट वगैरह है उनमें कमी आ जाती है, क्योंकि अब बाकी बैंक्स को भी कम रेट पे पैसा मिल रहा है, आरबीआई से सस्ता है पैसा लेना, तो वो हमारे लिए भी सस्ता हो जाता है। वो चाहते हैं कि भाई पैसा जो है वो मार्केट में फैले, पैसा मार्केट में फैलेगा तो बैंक्स को उससे इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक रेट को जो है डिस्काउंट रेट नाम से भी जाना जाता है। अब बैंक रेट का जो डेलिबरेट मैनिपुलेशन किया जाता है आरबीआई के द्वारा ताकि क्रेडिट का फ्लो आपका क्रिएट किया जा सके बाय द कमर्शियल बैंक, इसको बोला जाता है बैंक रेट पॉलिसी। ठीक है। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जब इंक्रीज किया जाता है बैंक रेट में, तो उससे जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है या फिर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी है, वो आपका क्या होता है, वो आपका इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि क्रेडिट के डिमांड में आता है एक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लोग पैसा लेना कम कर देते हैं। अब जब ब्याज की तरह ज्यादा रहेंगे तो लोग पैसा क्यों लेंगे। अब जब कॉन्ट्रैक्शन आता है डिमांड में क्रेडिट का, तो इससे क्या होता है कि जो मनी की अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो भी आ जाती है कम। और इसी की वजह से क्या होता है, एक एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर ऑफ कंट्रोल जारी होता है, यानी कि इसके द्वारा महंगाई को कंट्रोल में किया जाता है। जब मार्केट में पैसा ही कम होगा तो महंगाई भी धीरे धीरे कम होगी, है ना। अब इसमें क्या है, आरबीआई ने कुछ पीनल रेट्स जो है वो भी लगा रखी हैं बैंक रेट्स के साथ में। जैसे कि अगर बैंक ने कुछ स्पेसिफिक सीआरआर या फिर एसएलआर मेंटेन नहीं किया तो आरबीआई उन पर पेनल्टी भी लगा सकती है। नाउअडेज बैंक रेट जो है उनको एक टूल मतलब कि मनी सप्लाई के टूल के तौर पर इनको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। राधा आपका LAF यानी कि रेपो रेट जो है उसको यूज किया जाता है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो अब ये रेपो रेट क्या है, रेपो रेट मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वो रेट होता है जिसपे बैंक क्या करते हैं, बोरो करते हैं आरबीआई से, है ना, अपने फंड्स को बोरो करने के लिए इस रेट पे भाई बोरो करते हैं। यानी कि जो अपनी डिमांड जो उनकी है, जो वो डिमांड फेस कर रहे हैं मनी की, है ना, बैंक से भाई कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं, भाई हमें इतना पैसा निकालना है, ऐसा करना है, लोन चाहिए, ये करना है, वो करना है, तो ये पैसा बैंक को तुरंत देना है, तो इसके लिए इमीडिएट के लिए वो जाते हैं आरबीआई के पास। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो रेपो रेट का मतलब होता है वो इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल बैंक ने चार्ज की है बैंक्स के ऊपर फ्रॉम अदर बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मतलब कि ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए होती हैं, तुरंत की तुरंत पैसा चाहिए, है ना। तो आरबीआई अगर बैंक्स के लिए ये ज्यादा एक्सपेंसिव करना चाहती है कि भाई तुम मुझसे जो पैसा ले रहे हो ये तुम्हारे लिए मैं महंगा करने वाला हूँ, है ना,
तो वो क्या करते हैं, वो रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, है ना। सिमिलरली अगर वो ये चीप करना चाहते हैं कि भाई आप हमसे पैसा लीजिए, तो वो रेपो रेट को कम कर देते हैं। तो इस तरीके से कंट्रोल करते हैं वो। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि भाई रिवर्स रेपो रेट मतलब वो रेट जिसपे आरबीआई बोरो कर रही है, कहाँ से, मार्केट से। ठीक है, इसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है क्योंकि ये रेपो ऑपरेशन का रिवर्स रहता है। अब रेपो और रिवर्स रेपो रेट्स होते हैं, इनको पॉलिसी रेट्स भी कहा जाता है, ज्यादातर सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज किया जाता है ताकि फाइनेंशियल सिस्टम को ये सिग्नल भेजा जाता है ना, कि भाई आप जो है अपने लैंडिंग और बोरिंग ऑपरेशंस को एडजस्ट कीजिए। तो रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट्स जो रहती हैं, ये हमारी लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पार्ट होती है। उसके बाद आता है भाई हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि ओएमओज। इसका सिंपल सा मतलब होता है जी सेक्स जो रहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग, है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट्स, इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्यों? टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंकिंग सिस्टम। सेम एम इनका भी है कि भाई जो भाई पैसा आपका बैंकिंग सिस्टम है उसको या तो एक्सपेंड करना है या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब जब इनके परचेज किए जाते हैं तो परचेज से क्या होता है भाई, आपका पैसा जो है वो इंजेक्ट किया जाता है बैंकिंग सिस्टम में, है ना। जबकि जब सिक्योरिटीज का सेल किया जाता है तो उससे पैसा बैंकिंग सिस्टम से खींचा जाता है। ये कॉमन मिसकंसेप्शन आ जाता है कि ओएमओ जो रहते हैं ये टोटल स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को चेंज कर देते हैं, बट इन रियलिटी ये सिर्फ प्रोपोर्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को चेंज करते हैं जो कि आरबीआई ने होल्ड कर रखे हैं, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक ने होल्ड कर रखे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल करता है, जिसको कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, जनरली खरीदते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस इंडिया में जो है वो काफी हद तक एक ऐसे टूल या इंस्ट्रूमेंट के तौर पे सर्व किया है जिसकी वजह से ज्यादा बजटरी रिसोर्सेज और रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, और दूसरी तरफ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरह भी काम करते हैं जिससे एक्सेस लिक्विडिटी सिस्टम में से निकाली जाती है। अब उसके बाद में अगर हम क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स की बात करें तो ये वो टूल्स होते हैं जिनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट वैल्यू ऑफ लोन्स को देखता है भाई, है ना, वैल्यू ऑफ लोन्स को देखता है, किस पर्पस के लिए भाई आपका लोन दिया जा रहा है ये भी देखता है ना, कमर्शियल बैंक किस पर्पस के लिए दे रहे हैं, किसको लोन दे रहे हैं, ये सब आपका क्वालिटेटिव कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल मेथड से देखा जाता है। अब जैसे इसमें एक पॉइंट आ जाता है मोरल सुएशन, है ना। मोरल सुएशन का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, आप किसी को परसुएड कर रहे हैं या फिर आप किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को काबू में लाने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक को परसुएड करता है या रिक्वेस्ट करता है कि अब आप लोन्स मत दीजिए, रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग लोन्स, है ना। आप लोन्स किसके लिए मत दीजिए, स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए मत दीजिए, यानी कि आपको पता है कि ये लोन एनपीए जा सकता है, या फिर नॉन एसेंशियल पर्पसेस के लिए जो कि इकोनॉमी के लिए जरूरी नहीं है, ऐसे पर्पसेस के लिए आप लोन मत दीजिए। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स को परसुएड करता है कि आप अपना पैसा देना शुरू कीजिए, आप क्रेडिट एक्सटेंड कीजिए फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग कामों के लिए। अब मोरल सुएशन में होता क्या है कि आरबीआई पीरियडिकल लेटर्स बैंक को देखता है, उनको बताता है कि भाई अब कब आपको अपने क्रेडिट पे कंट्रोल एक्सरसाइज करना है, कब आपको अपने क्रेडिट नहीं देना है, या फिर कब आपको एडवांसेस आपके देने हैं, मतलब पर्टिकुलर कमोडिटीज के अगेंस्ट में आपको कब क्रेडिट नहीं देना है और कब देना है। ये जो पीरियडिक डिस्कशंस होते हैं ये कमर्शियल बैंक्स की अथॉरिटीज के साथ में कंडक्ट किए जाते हैं। इंडिया में 1949 से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सक्सेसफुली मोरल सुएशन को यूज करता आ रहा है ताकि कमर्शियल बैंक्स को ये बताया जा सके कि भाई क्रेडिट से रिगार्डिंग पॉलिसीज कौन सी फॉलो करें। दूसरी तरफ रैशनिंग ऑफ क्रेडिट भी आ जाता है। ये वो मेथड आता है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो लोन्स है और जो आपके एडवांसेस हैं, और सर्टेन केसेस में देखा जाए तो इसमें आपकी एक सीलिंग भी फिक्स कर दी जाती है ना, कि भाई स्पेसिफिक कैटेगरी में आप जो है सिर्फ इतने ही लोन दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई इंडस्ट्रीज में अब बेहताशा लोन दिए जा रहे हैं और एग्रीकल्चर में नहीं दे रहे, है ना। इसके द्वारा आरबीआई ये भी इंश्योर करता है कि क्रेडिट का जो फ्लो है वो सर्टेन प्रायोरिटी या फिर आपके वीकर सेक्टर्स में दिया जाए। ठीक है, कैसे दिया जाए, कंसेशनल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट को फॉलो करके। इसको जनरली हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी कहते हैं। पीएसएल के नॉर्म्स गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई वगैरह के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं कि भाई कौन सा बैंक
किस सेक्टर को कितने पैसे दे सकता है। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट भी आ जाता है। अब कई बार क्या होता है, ज्यादातर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं लाइक कार्स, टेलीविजन, लैपटॉप्स वगैरह, ये हमें ईएमआई के बेसिस पे, इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे बैंक क्रेडिट के द्वारा अवेलेबल रहते हैं, है ना। तो ऐसा क्रेडिट जो है वो हमें बैंक, कमर्शियल बैंक अवेलेबल कराते हैं फॉर द परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जिसको कहा जाता है कंज्यूमर क्रेडिट। ठीक है। तो अगर एक्सेस डिमांड आ जाती है किसी भी ड्यूरेबल की, किसी भी सामान की एक्सेस डिमांड आ जाती है, फॉर एग्जांपल लोग बाइक्स को ही बहुत ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, है ना, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। 1 लाख की बाइक है भाई, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वो 1.5 लाख की तुरंत पहुंच जाएगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सप्लाई कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर एक्सेस डिमांड किसी सर्टेन कंज्यूमर ड्यूरेबल की बढ़ गई है तो उसकी हाई प्राइसेस हो जाएंगी। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, कंज्यूमर क्रेडिट को घटा देता है। कैसे घटा देता है? पहली बात तो ये कि वो डाउन पेमेंट आपका जो है उसको इंक्रीज कर देता है। इस 1.5 लाख की बाइक को खरीदने के लिए आपको पहले 50,000 का डाउन पेमेंट देना पड़ रहा था, अब गवर्नमेंट ने कर दिया 80,000 का डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग हैं, उनके पास इमीडिएट इतना पैसा नहीं होगा तो वो नहीं लेंगे। दूसरा मेथड अपनाती है, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि ईएमआई जो है उनको इंक्रीज कर देती है। ठीक है, फॉर द रिपेमेंट ऑफ सच क्रेडिट्स, कि भाई आपकी जो क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स हैं उनका नंबर बढ़ा दिया गया है ना। आपको ज्यादा पैसा देना है, पहले हमकी इंस्टॉलमेंट जो थी 2,000 पर महीने देनी पड़ रही थी, अब आपको 5,000 देनी पड़ रही है। दूसरी तरफ, हाँ, तो दूसरी तरफ क्या करती है भाई वो, दूसरी तरफ अब जब आपकी डेफिशिएंट डिमांड होती है, यानी कि किसी ड्यूरेबल की जो डिमांड है वो कम है, उस केस में क्या किया जाता है, सर्टेन स्पेसिफिक कमोडिटीज की अगर डिमांड कम है तो फिर आपकी डिफ्लेशनरी सिचुएशन को आ जाती है वो। अब उसको टैकल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करती है, कंज्यूमर क्रेडिट को बढ़ा देती है। कैसे बढ़ा देती है भाई वो आपकी डाउन पेमेंट को रिड्यूस कर देती है, कि भाई 50,000 की डाउन पेमेंट देनी पड़ रही थी, अब आपको 10,000 की डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, आप सामान खरीद सकते हैं, है ना। ये कर दिया। और दूसरा मेथड क्या कर दिया, नंबर ऑफ ईएमआई जो है उनको इंक्रीज कर दिया भाई, ऐसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट को पे करने के लिए। इसमें सॉरी, इसमें नंबर ऑफ ईएमआई आपके डिक्रीज कर दिए थे, मैं गलती से बता दिया, इसमें आपके नंबर ऑफ ईएमआई डिक्रीज कर दिए थे। यानी कि अगर आपका जैसे कि आप 20 ईएमआई में इसको भर सकते हैं, तो सरकार ने बोल दिया कि भाई 10 ईएमआई में ही आपको भरना पड़ेगा, है ना। तो ये कई लोगों के लिए काफी टाइट हो जाता है। और जबकि यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर ईएमआई बढ़ा दिए हैं, आप आराम से 5 के, आपका अगर मंथली ईएमआई जा रहा था उसको 2 के कर दिया, साथ में ये भी बोल दिया कि आप आराम से 2-3 साल तक चुकाई, ये हो जाता है। फिर आ जाता है डायरेक्ट एक्शन। ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है जब कमर्शियल बैंक ऑपरेट नहीं करता आरबीआई के साथ में डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो डायरेक्ट एक्शन जो है बहुत तरीके से लिए जा सकते हैं। सेंट्रल बैंक क्या करता है, आपका पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है ओवर एंड अबव द बैंक रेट, है ना। बैंक रेट से ऊपर पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगाया जाता है डिफॉल्टिंग बैंक्स के लिए। इसके साथ साथ इनको बिल्स की रीडिस्काउंटिंग भी बंद कर सकता है सेंट्रल बैंक, जो कि डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्लस उनको फर्दर एकोमोडेशन देने से भी मना कर सकता है उन बैंक्स को जिनकी बोरोइंग्स जो है उनके कैपिटल और रिजर्व से ज्यादा है। फिर आ जाते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। जनरली कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, लोन्स देते हैं अगेंस्ट स्टॉक्स या फिर सिक्योरिटीज। ठीक है, कोई भी कोलेटरल होता है उसके अगेंस्ट में देते हैं। जब लोन्स आपके स्टॉक्स और सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में दिए जा रहे हैं तो फिर वो क्या करते हैं, अपना एक स्पेसिफिक मार्जिन रखते हैं। मार्जिन का मतलब होता है कोई भी सिक्योरिटी जो है, इस सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू कितनी है, सबसे पहली बात तो ये हो गई, है ना। सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू कितनी है, और इसका बाद उसका आ जाता है उसकी मैक्सिमम लोन वैल्यू कितनी दी जा रही है। आप ऐसा समझ लीजिए कि कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, 8,000 रुपए का लोन दे रहा है, किसके अगेंस्ट में, एक सिक्योरिटी के अगेंस्ट में। ये सिक्योरिटी किसी ने गिरवी रखी है, अब सिक्योरिटी की वैल्यू है 10,000, है ना। तो मार्जिन कितना बना, मार्जिन बना भाई हमारा 2,000 रुपए, है ना, यानी कि 20%। अब सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि कुछ गुड्स की जो प्राइसेस है वो बढ़ती चली जा रही है ड्यू टू स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज ऑफ बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स ऑफ सच गुड्स। कालाबाजारी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है, तो उसकी वजह से उनकी प्राइसेस बढ़ती चली जाती है। तो अब ऐसे एरियाज में जो आपका क्रेडिट का फ्लो है उसको डिस्करेज करने के लिए, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में क्रेडिट का फ्लो रोकने के लिए क्या किया जाता है, आप मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा देते हैं, है ना। अगर मान लीजिए कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस आ जाते हैं, वो बैंक से पैसा मांग रहे हैं, तो फिर उनके द्वारा उनको पैसा कम दिया जाए, यानी कि उनके द्वारा बोरोइंग को डिस्करेज किया जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए भाई आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ा दी।
यानी कि वो एक सिक्योरिटी लेके आए, उस सिक्योरिटी की रेट थी 10,000, उन्होंने बोला कि इस 10,000 पे में 8,000 का लोन चाहिए, लेकिन भाई आपने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, आपने बोला नहीं इस 10,000 के बेसिस पे तो आपको सिर्फ 5,000 का ही लोन मिलेगा, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हमने 20% से 50% कर दी, यानी कि इनको कम पैसा दिया जा रहा है, तो भाई ये मेथड किया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, इसकी वजह से मनी सप्लाई उस मार्केट में कम हो जाता है, जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए हो रहा है, यानी कि जो आपकी ब्लैक मार्केटिंग है दूसरे पर्पसेस के लिए किया जा रहा है, इससे महंगाई थोड़ी सी कम हो जाती है। अब दूसरी तरफ आपका क्या होता है कि जब सेंट्रल बैंक इंकरेज करना चाहता है कि भाई कमर्शियल बैंक जो है वो आप उससे बोरोइंग ज्यादा से ज्यादा बंदे करें, है ना, तो वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देता है। जैसे कि भाई 10,000 पे आपको 8,000 का लोन मिल रहा था, अब वो बोलते कि 10,000 पे आपको जो है 9,000 का लोन मिल सकता है, यानी कि हम सिर्फ 10% की जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट रखेंगे, है ना। तो इससे अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज है या लोग हैं वो पैसा ज्यादा लेना स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इनकम लोगों की बढ़ जाएगी, डिमांड फॉर गुड्स जो है वो एक्सपेंड करेगा और डिफ्लेशनरी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी एक सिग्निफिकेंट टूल आ जाता है इन दी हैंड ऑफ सेंट्रल बैंक, जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को काउंटरएक्ट किया जाता। अब बात कर लेते हैं रिवीजन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया की। तो हिस्टोरिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में अनाउंस की जाती थी वो साल में 2 बार की जाती, है ना। एक तो आपका आ जाता था स्लैक सीजन, यानी कि ये आता था अप्रैल टू सितंबर। इस टाइम क्या होता है, कोई त्योहार वगैरह नहीं आते ज्यादा, है ना, तो बाजार में मंदी छाई रहती है, शादी ब्याह हो जाते हैं, लेकिन उसके अपार्ट बाजार बहुत ज्यादा तेजी नहीं पकड़ता है। दूसरा आ जाता है बिजी सीजन, ये आता है अक्टूबर से लेके मार्च तक। इस टाइम आपके सारे त्योहार आ जाते हैं ना। रक्षाबंधन के बाद से जो अभी सीजन चल रहा है, सारे त्योहार अब आने वाले हैं। आपका नवरात्रि आ जाता है, दशहरा, दीपावली, फिर देव उठावन के बाद शादियां वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। तो ये सब आपका बिजी सीजन होता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से और मॉनेटरी पॉलिसी की इंपॉर्टेंस बढ़ने की वजह से आरबीआई जो था वो ज्यादा प्रोएक्टिव हो गया मॉनेटरी पॉलिसी को अल्टर करने के लिए, टाइम टू टाइम इकोनॉमी के हिसाब से। तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई फिर आपका एक सिंगल मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने लगा अप्रैल से लेके भाई आपका जो है मतलब अप्रैल एंड से लेके अगले साल तक रहता था, ठीक है। और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिव्यू रहता था वो आपका क्वार्टरली बेसिस पे किया जाता था, क्वार्टर टू क्वार्टर किया जाता था। तो प्रेजेंटली मॉनेटरी पॉलिसी जो इंडिया में है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखती है, और गवर्नर ऑफ द जो आरबीआई है वो अब आपके सोल अथॉरिटी नहीं है जो मॉनेटरी पॉलिसी को लेके डिसाइड करें। तो अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की बात करें, एमपीसी को सेटअप किया गया था गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, एक कंसेंसस हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, है ना, कि आरबीआई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी प्राइस स्टेबिलिटी की और इन्फ्लेशन टारगेटिंग की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 20 फरवरी 2015 को साइन की, है ना। अब जो एमपीसी है, एमपीसी ने पहले वाले सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जिसमें आरबीआई गवर्नर जो थे और उनके साथ में उनको एड और एडवाइस करने के लिए उनकी पूरी इंटरनल टीम हुआ करती, ठीक है, इंटरनल टीम हुआ करती थी। उसके साथ में एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी भी हुआ करती थी। इनका पूरा कंट्रोल हुआ करता था पॉलिसी डिसीजन पे। तो इसको परस्यू करते हुए ये आपका आरबीआई एक्ट के प्रियम्बल में लिखा गया कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो मॉनेटरी पॉलिसी का है उसका सीधा सा काम है प्राइस स्टेबिलिटी का। इसके साथ साथ ग्रोथ जो है उसको भी अपने माइंडसेट में रखना है, ग्रोथ को भी एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे रखना है, और इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के जो चैलेंजेस हैं उनको भी फुलफिल करना है। तो इसी हिसाब से आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को ऑपरेट करेगी। तो अगर हम एमपीसी की बात करें, एमपीसी के अंदर आ जाते हैं 6 मेंबर्स आ जाते हैं। कौन कौन? आरबीआई के गवर्नर आ जाते हैं जो कि होंगे इसके चेयरपर्सन, ठीक है। इसके साथ साथ आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी आ जाएंगे इसमें, जो मॉनेटरी पॉलिसी के चार्ज होंगे। एक ऑफिशियल जो आपका है ये नॉमिनेट किया जाएगा आरबीआई बोर्ड के द्वारा, है ना। और 3 ऑफिशियल जो आपके रहेंगे इनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 नॉमिनीज रहेंगे ना, इनका रिकमेंडेशन कौन करेगा? इनका रिकमेंडेशन करेगा एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। इस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है? इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं चेयरपर्सन, आरबीआई के गवर्नर होते हैं,
सेक्रेटरी रहते हैं भाई आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, ठीक है। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्लस 3 एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक्स या बैंकिंग के फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। फिर ये 3 बंदों को चूज करते हैं और जो नॉमिनी होते हैं आपके वो ऑफिस होल्ड करेंगे 4 सालों तक, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आरबीआई रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस बताती है कि एमपीसी का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी चाहिए। अब हमारे कुछ फ्रीक्वेंट टर्म्स आ जाते हैं जो कि इससे रिलेटेड है, ठीक है। जो मॉनेटरी पॉलिसी और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड आ जाते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है, 4-5 ही हैं। जैसे भाई हमारा एक आ जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। ये टर्म हमारा बेसिकली यूज किया जाता है एक ऐसी सिचुएशन या फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर एक मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए जब आपका इकोनॉमी को सिमुलेट किया जाता है ना। ये सिचुएशन हमारी क्या है, इकोनॉमी की सिमुलेशन पे चल रही है, इकोनॉमी को सिमुलेट कर रही है जहां पर इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो हैं या फिर जीरो। हमारी इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दी गई, लो या फिर जीरो पे कर दी गई। ये ओकेशनली यूज मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसको अडॉप्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि मनी सप्लाई को इकोनॉमी में बढ़ाया जा सके, है ना। ताकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं, वो लैंडिंग इंक्रीज कर रहे हैं अपनी, प्लस कंज्यूमर्स जो हैं वो आपके खर्चे बढ़ा रहे हैं, यानी कि स्पेंडिंग कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक क्या करता है, प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी ऑफ मनी को इन्फ्यूज करता है मार्केट में, ठीक है, इकोनॉमी में करता है। कैसे करता है, वो फाइनेंशियल एसेट्स को खरीद लेता है। किससे खरीदता है, कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट एंटिटीज से। इसकी वजह से बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा आ जाता है। अब यूजली सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो अमाउंट है आपकी लैंडिंग की और जो एक्टिविटी होती है इकोनॉमी में, इनडायरेक्टली उनको रेज करने की कोशिश करता है। कैसे, इंटरेस्ट रेट को कट करने के बाद में, है ना। लोअर इंटरेस्ट रेट्स क्या करती हैं, लोगों को इनकरेज करती है कि भाई आप खर्चा कीजिए, आप जो है सेविंग मत कीजिए, है ना। तो जब इंटरेस्ट रेट आपकी और ज्यादा नीचे नहीं जा सकती तो सेंट्रल बैंक का एकमात्र ऑप्शन ये रहता है कि वो इकोनॉमी में डायरेक्ट मनी को पंप करें, है ना। इसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग जो आती है वो रिस्क के साथ आती है, यानी कि इन्फ्लेशन आ सकता है, ज्यादा पैसा अगर इकोनॉमी में आएगा तो मनी करेंसी का डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव ईजिंग इज कंसिडर्ड व्हेन जब आपके शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो या तो जीरो के आसपास पहुंच जाते हैं या फिर जीरो को अप्रोच कर रहे होते हैं। एंड डज नॉट इन्वॉल्व द प्रिंटिंग ऑफ न्यू बैंक नोट, जिसमें नए बैंक नोट आपके नहीं प्रिंट किए जाते हैं। इन्फ्लेशन आपका हो जाता है क्योंकि भाई जितना ज्यादा पैसा इकोनॉमी में आएगा उतना ज्यादा जो गुड्स की कॉस्ट है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी, है ना। और डिप्रिसिएशन अगर हो सकता है जब ज्यादा मनी की सप्लाई आपकी क्या बोलते हैं मार्केट में जाएगी, तो उससे लोग क्या करेंगे, लेस फॉरेन बॉन्ड्स खरीदेंगे। इसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू भी कम हो सकती है। फिर आ जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी कि एमएसएफ। एमएसएफ रेट का सिंपल सा मतलब आता है कि भाई रेफर्स टू द रेट एट विच द शेड्यूल्ड बैंक्स कैन बोरो फंड्स ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। शेड्यूल्ड बैंक्स क्या कर रहे हैं, आपके फंड्स को बोरो कर रहे हैं। किससे बोरो कर रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं आरबीआई से। कब बोरो कर रहे हैं, ओवरनाइट, बहुत शॉर्ट टाइम में, है ना। और क्या रख के कर रहे हैं, जी सेक्स यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रख के। तो एमएसएफ एक बहुत शॉर्ट टर्म बोरोइंग स्कीम आ जाती है फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जिसमें बैंक्स क्या करते हैं, फंड्स को बोरो करते हैं एमएसएफ के थ्रू ड्यूरिंग सीवियर कैश शॉर्टेज। कैश का शॉर्टेज हो रहा है भाई बैंक्स के पास, ठीक है, एक्यूट शॉर्टेज हो रहा है लिक्विडिटी का उनके पास में। तो बैंक्स कई बार लिक्विडिटी का जो शॉर्टेज होते हैं, शॉर्टफॉल होता है, उसको फेस करते हैं क्योंकि उनके जो डिपॉजिट्स हैं और प्लस उनके जो लोन पोर्टफोलियोज हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा मिसमैच है ना। ये यूजुअली आपका बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं एक दिन के पीरियड के लिए और उसके बदले में डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वहां पर कोलेटरल के तौर पर रखते हैं। तो एमएसएफ जो रहता है इसको लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है बैंक्स के लिए, क्योंकि वो अपने सारे बोरोइंग ऑप्शंस को एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं, इंक्लूडिंग द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ वगैरह, है ना।
और इसके बाद ही क्या करते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेस करने के बाद ही होता है ये भी, जिसका एक लोअर रेट होता है, यानी कि जो रेपो रेट होता है इंटरेस्ट का, वो इसका एमएसएफ के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, काफी ज्यादा कम होता है। तो एमएसएफ एक तरीके से पेनल रेट का काम करती है, पेनल्टी का काम करती है बैंक्स के लिए। और बैंक्स क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेस करते हैं, उसके बेसिस पे फंड बोरो कर सकते हैं। इसमें भी आपकी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की लिमिट्स लगाई जाती हैं। ये स्कीम आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। सिंपल सा एम था कि वॉलेटिलिटी जो आपकी ओवरनाइट लैंडिंग रेट्स में है उसको रिड्यूस किया जा सके इन द इंटर बैंक मार्केट, और स्मूथ मॉनेटरी ट्रांसमिशन जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम में किया जा सके। तो एमएसएफ की जो रेट्स होती है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है टू द 1% अबव द रेपो रेट। उसके बाद में बेस रेट आ जाता है। बेस रेट का मतलब होता है द इंटरेस्ट रेट, है ना, एक ऐसी इंटरेस्ट रेट जिसके बिलो में जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है वो अपने कस्टमर्स को लैंडिंग नहीं कर सकते, है ना। ऐसा नहीं कि भाई अपनी मर्जी से आपने इंटरेस्ट रेट कितनी भी कम कर दी, नहीं। 2010 में रिकमेंडेशन ऑफ दीपक मोहंती कमेटी की बेसिस पे इसको लागू किया गया था, है ना। इसको ये इंश्योर करने के लिए लागू किया गया था कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको पैसा आप लो इंटरेस्ट रेट्स पर ना दे सकें, बैंक्स उनको लो इंटरेस्ट रेट्स पर पैसा ना दे सकें, है ना। और स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हायर रेट्स उन पे ना लगाई जाए। पास में बैंक्स क्या करते थे कि भाई कॉर्पोरेट्स को तो लो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया करते थे, और इसी को कंपनसेट करने के लिए जो आपके स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस होते थे उनसे एक्सोर्बिटेंटली हायर रेट्स चार्ज किया करते। सबसे लास्ट में आपका कंसेप्ट आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, एमसीएलआर, है ना। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट यानी कि एमसीएलआर का मतलब होता है मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो किसी बैंक की होती है बिलो विच इट कैन नॉट लैंड, इसके नीचे तो भाई बंदा दे ही नहीं सकता एक्सेप्ट कुछ टर्म्स और कंडीशंस जो आरबीआई ने लगा रखी। यानी कि एक इंटरनल बेंचमार्क होता है या रेफरेंस रेट होता है बैंक के लिए, ठीक है। एमसीएलआर एक्चुअली डिस्क्राइब्स द मेथड बाय विच जिसमें मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो लोन्स के लिए डिटरमाइन किया जाता है बैंक के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट और द एडिशनल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग वन मोर रुपी टू द प्रोस्पेक्टिव बोरोवर, ठीक है। एमसीएलआर एक आपका टेनोर लिंक्ड बेंचमार्क होता है। टेनोर का मतलब आ जाता है अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर रिपेमेंट ऑफ अ लोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तकरीबन 60 से 70% जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो पूरा हो चुका है। अब आपके अराउंड 5 to 6 लेक्चर्स और बचे हैं, जिसके अंदर 5 to 6 भी नहीं, उससे कम ही रहेंगे मेरे ख्याल से, 4 to 5 ही लेक्चर्स होंगे। उसके बाद आपका टोटल इकोनॉमिक्स जो है खत्म हो जाएगा। आज डेट है भाई हमारी 17 अगस्त, तो 2021 या 22 तक आपका पूरा इकोनॉमिक्स विल बी डन। टिल देन आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिले इस चैनल को ग्रो करने में, और ऐसा ही कंटेंट आप लोगों को और ज़्यादा मिलता है। ठीक है फिर, जय हिंद।